नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कैट कैम के इस 7वें ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम चैप्टर 5 की बात कर रहे थे, जो कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में है, तो उन वीडियोस में हमने जहां तक बात कर लिया था, आज के इस वीडियो में हम उसके आगे बात करेंगे। तो आगे बात करने से पहले जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, तो एक टर्म आता है टच ट्रिगर प्रोब। तो उसके बाद में बीच में मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा पहले ही मैंने सोचा चित्र बताकर दिखा करके आपको मैं बता देता हूं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं टच ट्रिगर प्रोब का है। अगर आप इसके शब्द को ध्यान से देखेंगे, टच माने होता है कोई चीज़ छूना या स्पर्श करना, ट्रिगर माने होता है, ट्रिगर जैसे होता है ना किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, यानी कोई चीज़ छोड़ देना, ट्रिग कर देना। जैसे रिवॉल्वर होती है तो वो कहते हैं मैं ट्रिगर दबा दूंगा, या तमंचा होता है कहते हैं मैं ट्रिगर दबा दूंगा, तो वो ट्रिगर यहाँ पे। और प्रोब मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच करने वाला यंत्र जो होता है, या किसी चीज़ का कोई मापने वाला जो यंत्र होता है, कोई वैल्यू माप किसी वैल्यू का मापन करे या जांच करे, उसको प्रोब कहते हैं। तो टच ट्रिगर प्रोब जो होता है वो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स होती है। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्ञात करने वाली जो मशीनें होती हैं, उसमें इसका टच ट्रिगर प्रोब का यूज किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टच मतलब छूना। तो जैसे किसी अगर बिंदु पर हमको किसी निर्देशांक ज्ञात करने हैं या कोऑर्डिनेट्स, तो वहाँ पर ये जैसे ही टच करता है तो वो क्या करता है, वहाँ पर वो उसके निर्देशांक को बता देता है। तो कोऑर्डिनेट्स मेजरिंग मशीन यानी निर्देशांक मापने वाली जो मशीन होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और जिस सतह पर हमको कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, वहाँ पर ये स्पर्श करता है यानी टच करता है, और उसको क्या करता है फिर जांच करके माप करके बता देता है कि इस निर्देशांक इस बिंदु के ये हैं। तो ये कटाई के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, कटिंग टूल को लोकेट करने के लिए कि कहाँ पर कितनी कटाई करना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। तो ये शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे। ये चित्र आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का होता है। इसको जो टच ट्रिगर प्रोब है। अब आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हम बात आज करना है एफएमएस के गुणधर्म की, यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला, बैच जो उत्पादन मार्केट की आवश्यकता होती है तथा बैच उत्पादन के लिए एफएमएस लागत एवं गुण दोनों दृष्टिकोणों से लाभप्रद है। दूसरा है, एफएमएस लागू करने से स्टॉक में भारी कमी आ जाती है। तीसरा है, विविधता वाले उत्पादों को किसी भी समय उत्पादित किया जा सकता है। चौथा है, बड़े स्तर पर संशोधन के बिना ही डिजाइन में आए परिवर्तनों को एफएमएस आसानी से समाहित कर लेता है। पांचवा है, मशीनों के समूह को रोबोट एवं ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा आसानी से एक साथ उपयोग में लाया जा सकता है। रोबोट आप समझ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ रोबोट्स, और ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मतलब स्वचालित पदार्थ हस्तांतरण सिस्टम। छठा है, विभिन्न मॉडलों के लिए बनाई गई पार्ट प्रोसेसिंग सिस्टम की मेमोरी में संग्रहित रहती है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर आंशिक संशोधन करके भिन्न मॉडल के लिए किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। तो सारा काम कंप्यूटर से होता है। आपने एक बार सेव कर लिया, दूसरा मॉडल का डिजाइन चेंज हुआ, उसमें आंशिक संशोधन किया, उसको दोबारा उपयोग में ले आए, हमेशा सेव बना रहता है डिजिटल फॉर्मेट में। सातवां है, यदि किसी उत्पादन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तो एक से अधिक समान मशीनों को उत्पादन रेखा में इंस्टॉल किया जा सकता है। एक से अधिक समान मशीनों को इंस्टॉल करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि कभी कोई मशीन खराब भी हो जाती है तो भी उत्पादन ठप नहीं होता है। आठवां है, पार्ट्स को पैलेट में लोड किया जाता है तथा इनकी लोकेशन चेक करने के लिए टच ट्रिगर प्रोब का प्रयोग किया जाता है। वही मैं आपसे बता रहा था, टच ट्रिगर प्रोब क्या होता है। तो पार्ट्स को जब पैलेट में हम लोड कर देते हैं तो उसकी लोकेशन चेक करने के लिए टच ट्रिगर प्रोब का प्रयोग किया जाता है। नौवां है, उत्पादन रेखा के अंत में पैलेट अनलोड हो जाता है जिसमें उत्पाद भरे होते हैं, तथा ओवरहेड कन्वेयर के द्वारा वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। 10वां है, मानवीय ऑपरेटर का इंटरवेंशन, यानी कि इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप कम से कम रखने के लिए टच ट्रिगर प्रोब अधिक से अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। मानवीय ऑपरेटर का उसमें ज़्यादा काम नहीं होता है, सारा काम मशीनों द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से होता है, और उनका हस्तक्षेप कम से कम करने के लिए टच ट्रिगर प्रोब का यूज़ करके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करके उसमें आगे काम किया जाता है, स्वचालित रूप से काम होता है।
11वां और लास्ट है एफएमएस में मटेरियल हैंडलिंग, निरीक्षण गतिविधियों एवं असेंबली ऑपरेशन के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का प्रयोग किया जा सकता है और किया भी जा रहा है आज के समय में। तो ये बाकी मटेरियल हैंडलिंग आप समझ गए होंगे, निरीक्षण गतिविधियां आप जानते हैं, असेंबली ऑपरेशन के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, रोबोट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी पूरा एक चैप्टर है, 7वां चैप्टर, तो उसमें हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में एफएमएस को लागू करना आवश्यक हो जाता है, यह पता चलता है कि क्यों आवश्यक है। एक तो गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी उत्पाद बनाने के लिए, दूसरा छोटे क्रय आदेशों के लिए। क्रय आदेश मिलते हैं मतलब बाहर से ऑर्डर मिलता है कि आपको 100 उत्पाद बनाने हैं, 200 बनाने हैं, तो उनके लिए स्टॉक में कमी के लिए इकट्ठा न सारा करना पड़े, तो उसके लिए इस उत्पादों की भिन्नता के लिए, यानी भिन्न भिन्न उत्पाद बनाने के लिए, वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, रिसोर्सेज को बेहतर उपयोग के लिए, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं उनका बेहतर ढंग से उपयोग के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आवश्यक है। संक्षिप्त समय में प्राप्त होने वाले क्रय आदेशों के लिए, बहुत कम समय में अचानक कोई क्रय आदेश आता है तो उसमें तेज़ी से काम करने के लिए, समय पर क्रय आदेश को पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत आवश्यक है। और अगला है मार्केट शिफ्ट होने पर, प्रतिक्रिया समय कम होने पर। जब मार्केट शिफ्ट होता है यानी कुछ पुरानी चीज़ें बंद हो जाती हैं, नई तकनीक की तरफ जाता है मार्केट, तो उस समय भी शिफ्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत ही आवश्यक है। अब ये जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है या एफएमएस है, उसमें इंडस्ट्रियल रोबोट के क्या प्रयोग हैं? इंडस्ट्रियल रोबोट कहाँ कहाँ प्रयोग में, किन कामों में लाए जाते हैं या कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये 3 आप चित्र में देख रहे हैं। एक तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए, यानी पार्ट्स को लोड करने के लिए मशीन पैलेट में, और अनलोड करने के लिए जब जॉब बन जाता है तो उसको निकालने के लिए। दूसरा, निरीक्षण गतिविधियों में, इंस्पेक्शन के लिए भी इंडस्ट्रियल रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। और असेंबली ऑपरेशन में एक ही तरह कंटिन्यू 2 पार्ट्स हैं उनको मिलाकर के एक उत्पाद तैयार करने में, और कई सारे पार्ट्स उनको मिलाकर असेंबल करने में, इकट्ठा करने में, इस तरह के ऑपरेशंस में इंडस्ट्रियल रोबोट्स के प्रयोग बहुतायत से किए जा रहे हैं। अब एफएमएस के लाभ क्या हैं? तो एफएमएस के लाभ आप समझ सकते हैं, इसको आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। एक तो उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पाद की प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है, मशीन की दक्षता में वृद्धि होती है, क्वालिटी में वृद्धि होती है, श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि होती है, सिस्टम की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, मशीन अंगों की इन्वेंट्री में कमी आती है, उन्हें मशीन अंगों को पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उत्पादन दर में वृद्धि होती है, और पूरे प्लांट की दक्षता में वृद्धि होती है। कैड कैम प्रक्रमों में अनुकूलता का गुण आता है, और इसके अलावा लीड टाइम में कमी आती है। लीड टाइम ये उत्पादन से संबंधित टर्म है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो वो लीड टाइम भी कम हो जाता है एफएमएस के केस में। एफएमएस की सीमाएं क्या क्या हैं? सीमाएं आपका देखिए, रोबोट्स यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सीएनसी मशीनें, तो आप इन्हीं से लगा लीजिए अनुमान। ऑटोमेटिक तरीके से ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूज होता है, तो प्रारंभिक लागत काफ़ी अधिक होती है। प्रक्रम जटिल होता है, मेंटेनेंस जटिल होता है, सब आसानी से नहीं किया जा सकता मैनुअली, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए कंपनीज़ की तरफ से। अगर रोबोट्स में कोई दिक्कत आ गई तो रोबोट्स बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक्सपर्ट भेजे जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जो पूरी तरीके से कोडिंग के बारे में जानता हो, सारी चीज़ों को समझता हो, पूरी तरीके से दक्ष होना चाहिए, वही उसको ऑपरेट कर सकता है। बहुत अधिक मात्रा में प्री प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्री प्लानिंग मतलब पहले से प्लान तैयार रखना पड़ता है। और प्रोग्रामिंग की अधिक लागत, प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका भी काफ़ी अधिक पैसा लेते हैं, तो प्रोग्रामिंग की भी लागत अधिक आती है। और अगला है टूल घिसाव के लिए विश्वसनीय फीडबैक उपकरणों की अनुपलब्धता। जैसे कोई टूल लगा है, कटाई औजार, तो वो घिस जा रहा है कि नहीं, तो वो फीडबैक उपलब्ध, ऑटोमेटिक तरीके से फीडबैक दे सकें, ऐसे अभी उपकरणों पर रिसर्च तो चल रही है, लेकिन अभी विश्वसनीय उपकरण पूरी तरह से मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं कि टूल घिसने के बारे में भी वो पूरा बता सकें कि टूल घिस चुका है, उसको बदला जाना है, या टूल घिसते ही पूरा उसको सिस्टमेटिक बता सके। इस पर रिसर्च वर्क काम चल रहा है, नियर भविष्य में बहुत जल्दी ही हो सकता है कि टूल घिसाव के लिए जो विश्वसनीय उपकरण है वो भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएं। तो इस समय एफएमएस की कुछ सीमाएं हैं जो आप देख पा रहे हैं।
तो ये चैप्टर 5 का जो पूरा आपका 5 है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसका सारा मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ये अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आप जवाब आसानी से दे सकते हैं यदि आपने सारे वीडियोस देखे हैं। एक तो एफएमएस या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या, या आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। दूसरा, उत्पादन प्रक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है, इसको भी आप समझा सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। एफएमएस के गुणधर्म या विशेषताओं का वर्णन करिए, ये हमने आज ही पढ़ा है। और एफएमएस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको सारा डिटेल में चित्र सहित दिखाकर मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स एफएमएस के कौन कौन से होते हैं। एफएमएस के संबंध में जॉब फ्लेक्सिबिलिटी एवं मशीन फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया है। एफएमएस के संबंध में बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों को समझाइए। तो बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन भी आपने देखे हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, और वो क्या होते हैं। 9वां है एफएमएस के लाभों एवं सीमाओं को सूचीबद्ध करिए, वो भी आप कर सकते हैं। लाभ आज हमने बताए और सीमाएं बताई इस वीडियो में। और यह दूसरे तरीके से जो ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं उनको संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे एफएमएस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उत्पादन प्रक्रम में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, एफएमएस की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हेडिंग लिख देंगे और नीचे ABCD करके हो सकता है आपको दे दिया जाए उनमें से कोई, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर 5 हम लगभग फिनिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स का कोई सुझाव आता है कि कोई टॉपिक बचा रह गया है या गलती से कोई छूट गया है, तो उसको मैं एक और वीडियो बना करके उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। और जो भी छूट गया होगा या समझ में नहीं आया होगा तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और अच्छे तरीके से मशीन दिखाकर या चित्र दिखाकर जैसे भी पॉसिबल होगा उसको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो चैप्टर 5 मेरी तरफ से लगभग ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो बताइएगा, तो मैं अलग से वीडियो उसका बना करके अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद हम चैप्टर 6 की बात करेंगे, और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर 7, इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।